दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पूर्व वर्षों के प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2014 के प्रश्न पत्र को देख रहे थे। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी दोस्तों लगभग 55 प्रश्नों को कवर कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोस दोस्तों हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। अब इस वीडियो में दोस्तों हम जो 55 नंबर प्रश्न से आगे के प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सारे प्रश्न जो हम हल करते चलेंगे दोस्तों वह आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितने भी प्रश्नों को हम हल करते चलें उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करेंगे। देखेंगे दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, तो इसके प्रश्नों को हम देखेंगे। कुछ प्रश्नों को इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी हल कर लिया है और जो बाकी बचे प्रश्न हैं उसको हम लोग अब हल करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखेंगे। देखिए दोस्तों, कह रहा था 55 नंबर प्रश्न हमारा कि जैव विघटित प्रदूषक हैं। क्या है दोस्तों, कह रहा है जैव विघटित प्रदूषक हैं। तो याद रखिए दोस्तों, इसमें आंसर हम मार्क करेंगे वाहित मल। क्या है, जैव विघटित प्रदूषक है, तो याद रखें ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। वह है दोस्तों हमारा वाहित मल। कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 56 नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है हमारा 56 नंबर प्रश्न। ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। ठीक है, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए 56 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे। वह है हमारा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो 1936 में। और यह दोस्तों वर्तमान में हमारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और इसका पहले नाम था दोस्तों हमारा क्या, हेली नेशनल पार्क के नाम से भी हम लोग कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को जानते हैं। क्या है, हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी हम लोग कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को भी जानते थे दोस्तों हम लोग। और वर्तमान में इसका नाम है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि दोस्तों रामगंगा नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है, इसीलिए इसका नाम अब बदल के कर दिया गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। इस पॉइंट को याद रखिएगा। पहले दोस्तों इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान, फिर दोस्तों इसका नाम किया गया कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और अब इसका नाम कर दिया गया है दोस्तों रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों रामगंगा जो नदी है वह दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और इसका स्थापना दोस्तों किया गया था 1936 में। हमारा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखें दोस्तों, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ देख लें, कह रहा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हमारा कहाँ, वह है दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कह रहा है यहाँ बाघ, तेंदुए, हाथी आदि पाए जाते हैं, और यह भारत में स्थापित सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है कि नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। और नमदफा कहाँ है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश में। दुधवा कहाँ है दोस्तों, 1977 में इसकी स्थापना की गई थी, और दुधवा है दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और क्या है, गुइनिडी 1976 में स्थापित किया गया था। यह भी पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1983 में, दुधवा की 1977 में, और गुइनिडी की 1976 में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखें। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन दोस्तों एक सेकेंडरी पॉल्यूशन नहीं है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है, तो याद रखिए सल्फर डाइऑक्साइड। जबकि दोस्तों दिया गया है पैन, स्मॉग और ओजोन, यह तीनों दोस्तों हमारे क्या हैं, द्वितीय प्रदूषक हैं, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड हमारा द्वितीय प्रदूषक नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, जबकि दोस्तों पैन, स्मॉग और ओजोन दोस्तों हमारे क्या हैं, द्वितीय प्रदूषक हैं, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड हमारा द्वितीय प्रदूषक नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बढ़ेंगे दोस्तों हम 58 नंबर प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न दोस्तों कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए 58 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या है, जैव विविधता का अर्थ क्या है। ठीक है, तो यहाँ हम सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर
होगा। ठीक है, कह रहा हूँ दोस्तों जैव विविधता का अर्थ है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का क्या मीनिंग है वह पूछ रहा है। तो याद रखें जैव विविधता का अर्थ है दोस्तों एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। क्या है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, इसका बिल्कुल सही आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, कह रहा है जैव विविधता का अर्थ है, तो याद रखें एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। क्या है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 59 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। पार्क तथा वन्य जीव अभ्यारण्य दिए गए हैं और वह किस राज्य में इनकी अवस्थिति है, इसको हमको सुमेल करना है। चलिए दोस्तों सुमेल करेंगे। ठीक है, चलिए सुमेल करते हैं। कह रहा है दोस्तों दाची गांव वन्यजीव अभ्यारण्य, कई बार दोस्तों पूछा गया है। दो की दोस्तों हमारा दाची गांव कहाँ है वन्यजीव अभ्यारण्य, दोस्तों यह है जम्मू एवं कश्मीर में। और दोस्तों यह हंगुल एवं कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्या है? दाचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों हमारा जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है और यह दोस्तों हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है। इस पॉइंट को याद रखिएगा हमारा दाचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य यह स्थित है दोस्तों हमारा राजस्थान में, इसको सुमेल करेंगे हम। ठीक है, फिर है दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय पार्क, तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क को हम सुमेल करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश से। और दोस्तों पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को हम सुमेल करेंगे दोस्तों केरल से। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए। ठीक है, फिर देखिए दाचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर, यह अलग से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि दाचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो याद रखें जम्मू एवं कश्मीर में। और यह दोस्तों हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए जाना जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों स्थित है हमारा राजस्थान में। और कान्हा राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश में। और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों केरल में। और सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए यहाँ दिया गया है दाचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह एकमात्र क्षेत्र है दोस्तों जहां कश्मीरी स्टैग या हंगुल पाए जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार दोस्तों यह प्रश्न पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ देख लें केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है, जो साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का क्या है आश्रय स्थल है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तीसरा कह रहा है दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता आदि पाए जाते हैं। और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है, जो हाथी, हिरण, सांभर, भौंकने वाला हिरण आदि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यह चारों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं हमारे आगे के प्रश्न, यहाँ देखें। चलिए दोस्तों देखें, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। ठीक है, और वह किस जानवर या जंतु के लिए फेमस है हम देखेंगे दोस्तों। चलिए कह रहा है दोस्तों यहाँ राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हाथी, दोस्तों बिल्कुल सही सुमेल है हमारा। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान हाथी, बाघ, तेंदुआ के लिए फेमस है, यह हमारा सही दिया गया है। कह रहा है दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कह रहा है कि हंगुल, तो यह हमारा गलत है। अभी हम लोगों ने देखा दोस्तों हंगुल के लिए फेमस है हमारा दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दोस्तों कहाँ स्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, यही हमारा सुमेल नहीं है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हंगुल दिया गया है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हंगुल के लिए फेमस ना होके हमारा हाथी, हिरण, सांभर, भौंकने वाला हिरण के लिए फेमस है। क्या है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हमारा हाथी, हिरण, सांभर, भौंकने वाला हिरण के लिए फेमस है, ना कि हंगुल के लिए। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि दोस्तों असम राज्य में स्थित है, यह हाथी के लिए फेमस है, यह हमारा दोस्तों सही दिया गया है। ठीक है, फिर दोस्तों कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए, तो बिल्कुल फेमस है दोस्तों, सही है हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो सही सुमेल है दोस्तों राजा जी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हाथी। ठीक है, फिर कह रहा है मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी, फिर कह रहा है दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर, तीनों हमारे सही सुमेल हैं। जबकि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कह रहा है हमारा हंगुल, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हंगुल के लिए फेमस ना होकर दोस्तों किसके लिए फेमस है, या हाथी, हिरण, सांभर, भौंकने वाला हिरण के लिए फेमस है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, यह स्थित है दोस्तों हमारा केरल में। ठीक है, और दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह है दोस्तों हमारा जम्मू कश्मीर में, जो कि फेमस है दोस्तों हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, हाथी या हिरण, सांभर,
भौंकने वाला हिरण के लिए, जबकि दोस्तों हंगुल हमारा फेमस है, हंगुल हमारा सुमेल हो जाएगा दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान से, ना कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हो जाएगा हाथी हिरण सांभर भौंकने वाला हिरण से, और मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी से, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर से, हंगुल हमारा हो जाएगा दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान से, ना कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। विश्व ओजोन दिवस कई बार पूछा गया है, तो याद रखें दोस्तों 16 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, क्या है, विश्व ओजोन दिवस। और विश्व ओजोन दिवस दोस्तों हम सेलिब्रेट करते हैं 16 सितंबर को। ओजोन परत दोस्तों हमारी पाई जाती है समताप मंडल में, और दोस्तों ओजोन से ही संबंधित है, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है नीरी, कई बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो नीरी हमारा कहाँ स्थित है, तो नीरी स्थित है दोस्तों हमारा क्या है, यह है दोस्तों स्थित हमारा नागपुर में, ठीक है। नीरी हमारा कहाँ स्थित है दोस्तों, जिसको हम लोग राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान भी कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्या है, जिसे हम लोग दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। और यह दोस्तों यह पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान एवं व्यवहारिक सुझाव देता है। और नीरी कहाँ स्थित है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, नागपुर में स्थित है दोस्तों हमारा नीरी, ठीक है। नीरी हमारा कहाँ स्थित है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए नागपुर में हमारा स्थित है नीरी दोस्तों, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब देखेंगे हम सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे पॉइंटों को देखते रहिएगा। चलिए देखेंगे हमारा 63 नंबर प्रश्न जो कह रहा है, जो कि हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहला प्रश्न है। कह रहा है सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक विकिरण कारण हो सकते हैं, तो याद रखें दोस्तों त्वचीय कैंसर का, यानी कि स्किन कैंसर का, ठीक है। कह रहा है दोस्तों जो सूर्य से आने वाली हानिकारक यानी कि यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, वह कारण हो सकती हैं, तो याद रखें दोस्तों त्वचीय कैंसर का। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। क्या है, सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक विकिरण कारण हो सकती है, तो याद रखें दोस्तों त्वचीय कैंसर का। ऑप्शन डी हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। चलिए दोस्तों अब देखेंगे 64 नंबर प्रश्न को क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों 64 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों कह रहा है कि स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग क्या है, कह रहा है स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग दोस्तों क्या, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है दोस्तों कि हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कह रहा है कि स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है, ठीक है। क्या है, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 65 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है, क्या है, कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है दोस्तों इनमें से कोई भी। चलिए देखेंगे कौन कौन सा दिया गया है यहाँ पे। पाँव से ली गई सिरा हो सकती है दोस्तों, अग्रहस्त से ली गई धमनी हो सकती है, या सीने या छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी होती है, ठीक है। कह रहा है कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है, तो याद रखें पाँव से ली गई सिरा हो सकती है, अग्रहस्त से ली गई धमनी हो सकती है, सीने या छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी हो सकती है, और ऑप्शन हम मार्क करेंगे इनमें से कोई भी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है, तो याद रखें पाँव से ली गई सिरा हो सकती है, अग्रहस्त से ली गई धमनी हो सकती है, सीने छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी हो सकती है, और सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों 66वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए दोस्तों देखेंगे, कह रहा है कि बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है, क्या है, बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं, तो याद रखिए घुटने के जोड़ों का। क्या है दोस्तों, फिर देखिएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा कि बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं, तो याद रखें घुटने के जोड़ों का, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखेंगे बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा घुटने के जोड़ों का इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखें दोस्तों 67 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी, तो याद रखें दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्डियोलॉजी विभाग में, ठीक है। फिर से देखें
कह रहा है अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी, तो याद रखें इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी कार्डियोलॉजी विभाग में। ठीक है, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी, तो याद रखें कार्डियोलॉजी विभाग में। ठीक है दोस्तों, जितने प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं उन सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें, क्योंकि दोस्तों पूर्व वर्षों के प्रश्न जो होते हैं वह आगामी परीक्षाओं में हूबहू दोस्तों रिपीट कर जाते हैं। इसलिए जितने भी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते चल रहे हैं सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। ठीक है, 67 नंबर प्रश्न का आंसर हम लोगों ने क्या मार्क किया, कह रहा है कि अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी, तो याद रखें ऑप्शन सी कार्डियोलॉजी विभाग हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे क्या कह रहा है हमारे आगे के प्रश्न। ठीक है दोस्तों, यहाँ 68 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखें क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों सेरेब्रल पॉल्सी क्या है दोस्तों, कह रहा है सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है, तो याद रखें दोस्तों इसका राइट आंसर होगा छोटे बच्चों में। ठीक है, क्या है फिर से देखें, कह रहा दोस्तों कि सेरेब्रल पॉलिसी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है, तो याद रखें दोस्तों छोटे बच्चों में इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, सेरेब्रल पॉलिसी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है, तो याद रखें ऑप्शन सी छोटे बच्चों में इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, सेरेब्रल पॉलिसी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है, तो ऑप्शन सी छोटे बच्चों में। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखेंगे क्या कह रहा है हमारे आगे के प्रश्न, ध्यानपूर्वक देखें यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखेंगे, कह रहा दोस्तों कि कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को कहते हैं, तो याद रखें बायोल्यूमिनेंस। ठीक है, क्या है ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो इस परिघटना को हम कहेंगे बायोल्यूमिनेंस। ठीक है, फिर देखें, कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को हम कहेंगे दोस्तों बायोल्यूमिनेंस। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है कि कुछ कीट समुद्र में रहने वाले जीव अंधेरे में प्रकाश उत्पन्न करते हैं जो उनके शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा होता है। यह दोस्तों क्या कहलाता है, बायोल्यूमिनेंस, और यह एक प्रकार का उष्मा रहित प्रकाश है, अर्थात केवल 20% प्रकाश ही उष्मा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को कि कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को कहते हैं दोस्तों बायोल्यूमिनेंस। ठीक है, चलिए 70 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है दोस्तों कि स्त्रियों में रजनोवृत्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। क्या है, स्त्रियों में रजनोवृत्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है, तो याद रखें दोस्तों एस्ट्रोजन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या है, स्त्रियों में रजनोवृत्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है, तो याद रखें दोस्तों एस्ट्रोजन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और याद रखें दोस्तों एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है, यह भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, स्त्रियों में रजनोवृत्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है, तो याद रखें दोस्तों एस्ट्रोजन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, यहां देखें क्या कह रहा है, उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर आयोग ने प्रारंभ में विकल्प सी माना था, परंतु बाद में जारी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। हालांकि इसके विकल्प ए और सी दोनों सही हैं। क्या है, इसके विकल्प ए और सी दोनों सही हैं दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का संबंध मासिक धर्म से है, और मासिक धर्म आमतौर पर 9 से 15 वर्ष की आयु की लड़कियों में प्रारंभ होकर लगभग 50 वर्ष की आयु या रजनोवृत्ति तक चलता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम दोनों मानेंगे, लेकिन आयोग ने इसका आंसर दोस्तों क्या माना था, सी माना था। ठीक है, और बाद में क्या है दोस्तों, कह रहा है कि संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया, लेकिन आप याद रखिएगा इसका आंसर हम दोनों मानेंगे पुस्तक के हिसाब से। ठीक है, कि स्त्रियों में रजनोवृत्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है, तो याद रखें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहां देखें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का संबंध दोस्तों क्या है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का संबंध मासिक धर्म यानी कि दोस्तों मेंस्ट्रुएशन साइकिल से है। मासिक धर्म आमतौर पर 9 से 15 वर्ष की आयु की लड़कियों में प्रारंभ होकर लगभग 50 वर्ष की आयु या रजनोवृत्ति तक चलता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखें, स्त्रियों में रजनोवृत्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है, तो याद रखें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलें दोस्तों, क्योंकि आगामी परीक्षा की दृष्टि से सारे जो प्रश्न हैं हमारे वह मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए 71 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। क्या है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। क्या है, ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है,
फिर देखें निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है, तो याद रखें दोस्तों नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, जबकि दोस्तों ट्राईनाइट्रोटॉलुइन, ठीक है, ट्राईनाइट्रोटॉलुइन, ट्राईनाइट्रोग्लिसरीन और दोस्तों साइक्लोट्राईमेथिलीन ट्राईनाइट्रामीन, यह सभी दोस्तों हमारे क्या हैं, विस्फोटक पदार्थ हैं। जबकि नाइट्रोक्लोरोफॉर्म दोस्तों हमारा यह एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है, तो याद रखें नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, जबकि ट्राईनाइट्रोटॉलुइन, ट्राईनाइट्रोग्लिसरीन और दोस्तों क्या है, साइक्लोट्राईमेथिलीन ट्राईनाइट्रामाइन, यह सभी दोस्तों हमारे विस्फोटक पदार्थ हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 72 नंबर प्रश्न की तरफ, ठीक है। देखिए दोस्तों ध्यानपूर्वक 72 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। क्या है, एक कृत्रिम उपग्रह में दोस्तों विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो याद रखें दोस्तों सौर सेल, ठीक है दोस्तों, यानी कि सोलर सेल हमारे दोस्तों कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो याद रखें ऑप्शन बी सौर सेल हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो याद रखें ऑप्शन बी सौर सेल हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो याद रखें ऑप्शन बी सौर सेल हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 72 नंबर प्रश्न का आंसर हम ऑप्शन बी मार्क करेंगे। चलिए दोस्तों नीचे कुछ विटामिन दिए गए हैं और दोस्तों देखेंगे उनमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, हमें उनको सुमेल करना है। चलिए सुमेल करेंगे, ठीक है। विटामिन B12 को सुमेल करेंगे दोस्तों, ठीक है, इसको हम सुमेल करेंगे कोबाल्ट से, ठीक है, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, साइनोकोबाल्मिन के नाम से भी जानते हैं हम विटामिन B12 को, इस पॉइंट को याद रखिएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, यह दोस्तों प्रश्न अलग से भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। हीमोग्लोबिन को दोस्तों हम सुमेल करेंगे किससे, तो हीमोग्लोबिन को हम सुमेल करेंगे दोस्तों लोहा से, ठीक है दोस्तों, जो कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। क्लोरोफिल को दोस्तों हम सुमेल करेंगे किससे, तो क्लोरोफिल को सुमेल करेंगे दोस्तों याद रखिएगा हमारा मैग्नीशियम में, ठीक है। क्लोरोफिल को हम सुमेल करेंगे दोस्तों मैग्नीशियम से। और पीतल को दोस्तों हम सुमेल करेंगे किससे, तो पीतल को हम दोस्तों सुमेल करेंगे तांबा से, ठीक है। विटामिन B12 को सुमेल करेंगे दोस्तों कोबाल्ट से, ठीक है। हीमोग्लोबिन को सुमेल करेंगे दोस्तों लोहा से, क्लोरोफिल को हम दोस्तों सुमेल करेंगे मैग्नीशियम से और पीतल को सुमेल करेंगे दोस्तों तांबा से। क्या है, विटामिन B12 को सुमेल करेंगे दोस्तों कोबाल्ट से, हीमोग्लोबिन को दोस्तों सुमेल करेंगे हम किससे, वह है दोस्तों लोहा से, क्लोरोफिल को दोस्तों मैग्नीशियम से और पीतल को दोस्तों तांबा से, ठीक है। क्या है, विटामिन B12 को सुमेल करेंगे दोस्तों कोबाल्ट से, हीमोग्लोबिन को सुमेल करेंगे दोस्तों लोहा से, क्लोरोफिल को दोस्तों मैग्नीशियम से, पीतल को दोस्तों तांबा से। क्या है, विटामिन B12 को दोस्तों कोबाल्ट से, हीमोग्लोबिन को दोस्तों लोहा से, क्लोरोफिल को दोस्तों मैग्नीशियम से और पीतल को दोस्तों तांबा से, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और सही आंसर दोस्तों हम इसका क्या मार्क करेंगे, यहाँ देखिए दोस्तों, ठीक है, क्या मार्क करेंगे, यहाँ पे देखिए सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है इसका ऑप्शन ए, ठीक है। सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ेंगे 74 नंबर प्रश्न की तरफ। देखेंगे दोस्तों ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है हमारा 74 नंबर प्रश्न, ठीक है। यहाँ देखें, कह रहा दोस्तों किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही आंसर दोस्तों हम मार्क करेंगे, वह है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। क्या है, कह रहा दोस्तों कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो आप याद रखें बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। क्या है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो याद रखें दोस्तों व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे दोस्तों 75 नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों 75 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों यहाँ देखेंगे, चलिए देखें ध्यानपूर्वक दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ देखें कह रहा है कि होमी भाभा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। क्या है, होमी भाभा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है, तो याद रखें दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। फिर देखें होमी भाभा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता, तो ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। होमी भाभा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता, तो याद रखें ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। कह रहा है दोस्तों ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे निर्वात में यानी कि वैक्यूम में, ठीक है। क्या है, कह रहा है दोस्तों ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, तो याद रखें दोस्तों निर्वात में यानी कि वैक्यूम में, ठीक है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, याद रखिए ऑप्शन डी निर्वात में यानी कि वैक्यूम में, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, तो याद रखिए ऑप्शन डी निर्वात में यानी कि वैक्यूम में, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। चलिए
कह रहा दोस्तों भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक अब स्टार्ट होगा। ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों। 77 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, ठीक है, यानी कि दोस्तों इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, तो याद रखें दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के परामर्श पर दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा हमारा क्या है, इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, तो याद रखें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर के परामर्श पर हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है इलेक्शन कमिश्नर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, किसको, तो याद रखें दोस्तों राष्ट्रपति को, ठीक है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, तो याद रखें दोस्तों राष्ट्रपति को इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर देखें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, तो याद रखें दोस्तों प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। 79 नंबर प्रश्न की तरफ देखें क्या कह रहा है यहाँ ध्यानपूर्वक, ठीक है दोस्तों। चलिए 79 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन कौन से यहाँ स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है, तो याद रखें दोस्तों यह भंग नहीं की जा सकती है, बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। राज्यसभा हमारी भंग नहीं की जा सकती है। फिर कह रहा दोस्तों इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्या है, इसका कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है, तो यह दोस्तों हमारा स्टेटमेंट क्या है, गलत दिया गया है। इसका कार्यकाल क्या होता है दोस्तों, तो इसका कार्यकाल दोस्तों हमारा याद रखें राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष, ठीक है, या 5 वर्ष नहीं होता है। इस पॉइंट को गलत दिया गया है, ठीक है। कह रहा है प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। कह रहा है इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, दोस्तों गलत है। इसके जो सदस्य होंगे दोस्तों वह 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, यह स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, 1 तथा 3 हमारा स्टेटमेंट सही है। फिर देखिए निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है, तो याद रखें दोस्तों यह भंग नहीं की जा सकती है। क्या है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है, तो याद रखें यह भंग नहीं की जा सकती है। दूसरा कह रहा है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो यह गलत दिया गया है। इसका कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। क्या है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और फिर कह रहा है कि इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, तो यह गलत दिया गया है। इसके सदस्य 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, ठीक है। फिर देखें यह भंग नहीं की जा सकती है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है दोस्तों कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो हमारा सही स्टेटमेंट दिया गया है 1 और 3। यह याद रखिए कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके सदस्य दोस्तों 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, 25 वर्ष गलत दिया गया है। सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, 1 और 3, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों भारत की संसद में होते हैं, तो याद रखिए दोस्तों राष्ट्रपति, फिर दोस्तों राज्यसभा और दोस्तों लोकसभा, उपराष्ट्रपति हमारे नहीं होते, ठीक है। तो सही आंसर मार्क करेंगे 1, 2 और 3, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है कि भारत की संसद में होते हैं, तो याद रखिए दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। हमारे संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों 81 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, तो याद रखें दोस्तों अनुच्छेद 40, जो कि दोस्तों हमारे डीपीएसपी का दोस्तों एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, तो याद रखें आर्टिकल 40 दोस्तों इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, तो याद रखिए अनुच्छेद 40। कई बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। और कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख मिलता है। और नीति निदेशक तत्व हमारे न्यायालय में क्या है दोस्तों, वाद्य योग्य नहीं है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों हमारे फंडामेंटल ड्यूटी भी दोस्तों न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों।
चलिए दोस्तों 82 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। ठीक है, जो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी की यहाँ दोस्तों बात कर रहा है। ठीक है, जिसमें दोस्तों हमारे कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों 15 हमारे लोकसभा से और 7 दोस्तों राज्यसभा से। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, तो याद रखें दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, कह रहा है लोक लेखा समिति भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों की समिति है जो भारतीय सरकार के खर्चों का लेखा परीक्षण करती है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, तो याद रखें लोकसभा का अध्यक्ष। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा व 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, तो याद रखें दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा के क्या है दोस्तों हमारे अध्यक्ष अपॉइंट करते हैं दोस्तों हमारे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को। कह रहा है केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, तो याद रखें दोस्तों इसका बी हमारा अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, तो याद रखें दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। फिर देखिए, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, तो याद रखें अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। फिर देखिए, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, तो अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों 84 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि हमारा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो याद रखें दोस्तों कौन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन सी BN राव, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो याद रखें दोस्तों BN राव, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों, तो याद रखिए BN राव, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 85 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के क्या थे, सदस्य थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों N गोपाला स्वामी। और दोस्तों इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। यानी कि दोस्तों 1 और 3 हमारा पॉइंट जो दिया गया है वह बिल्कुल सही है। सरदार पटेल दोस्तों और जवाहरलाल नेहरू हमारे क्या थे, संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो याद रखिएगा N गोपाला स्वामी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो याद रखिएगा N गोपाला स्वामी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, हमारा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों देखेंगे 86 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ देखें दोस्तों 86 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो याद रखें दोस्तों योजना आयोग। और योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों अब स्थापित किया गया है नीति आयोग। ठीक है, याद रखें जिसकी स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को की गई दोस्तों, और जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं वह है हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, याद रखें निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो याद रखें वित्त आयोग दोस्तों, यह हमारी संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग भी दोस्तों हमारी एक संवैधानिक संस्था है। लोक सेवा आयोग भी दोस्तों हमारी एक क्या है, संवैधानिक संस्था है। जबकि दोस्तों योजना आयोग दोस्तों हमारी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, और इसके स्थान पर दोस्तों अब स्थापित किया गया है नीति आयोग को। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों। और यह भी याद रखें दोस्तों कि कभी कभी नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो याद रखें नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होगा हमारा नीति का। ठीक है, इस पॉइंट को याद करिए। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग का प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में किया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। लोक सेवा आयोग दोस्तों आर्टिकल 315 में, और चुनाव आयोग हमारा आर्टिकल 324 में। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है हमारा 87 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है, तो याद रखें दोस्तों 14 दिन, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए, कह रहा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो याद रखें 14 दिन। क्या है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो याद रखें 14 दिन। क्या है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो याद रखें ऑप्शन बी 14 दिन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो ऑप्शन बी 14 दिन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखें, अब आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा दोस्तों कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है? राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो याद रखें दोस्तों, यह है हमारा 2। और आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल 331 में दिया गया था दोस्तों, जिसको दोस्तों अब आर्टिकल 104 जो हमारा दोस्तों संवैधानिक संशोधन 104 के द्वारा इस प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो 2, जिससे संबंधित प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 331 में दिया गया था। यह प्रावधान दोस्तों अब संवैधानिक संशोधन 104 के द्वारा हटा दिया गया है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 89 नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। क्या दिया गया है ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए देखें दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ देखें। ठीक है, 89 नंबर प्रश्न को देखेंगे ध्यानपूर्वक। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो याद रखें दोस्तों, क्या है? PBN राव समिति हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन ए PBN राव समिति। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। हमारा क्या? यह दोस्तों हमारी पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। जबकि दोस्तों LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, यह सभी दोस्तों हमारी पंचायती राज संस्था से संबंधित समितियां हैं। इस पॉइंट को दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा LM सिंघवी समिति बनाई गई थी 1986 में, अशोक मेहता समिति बनाई गई थी 1977 में, और बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी 1957 में। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो याद रखें दोस्तों PBN राव समिति हमारी वह है पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, PBN राव समिति। जबकि दोस्तों LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये तीनों ही समितियां दोस्तों हमारी किससे? पंचायती राज संस्था से संबंधित हैं। LM सिंघवी समिति गठित की गई थी 1986 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, और बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों 1957 में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तीनों पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, जबकि ऑप्शन ए हमारा गलत है। PBN राव समिति हमारा पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, और यह मीटिंग दोस्तों आहूत की जाती है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 108 के तहत, और संयुक्त अधिवेशन दोस्तों इसकी अध्यक्षता करता है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और केवल दोस्तों सामान्य विधेयक पर ही दोस्तों हमारी संयुक्त अधिवेशन आयोजित की जा सकती है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो याद रखिएगा दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। और यह मीटिंग बुलाई यानी कि आहूत किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 108 के तहत। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ेंगे आगे। निम्नलिखित में से एक बार और देखें, कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? यानी कि दोस्तों जो हमारा संयुक्त बैठक होगी इसकी अध्यक्षता करेगा दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। ज्वाइंट मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर। इस पॉइंट को याद रखिए। 91 नंबर प्रश्न को देखें। क्या कह रहा है? कह रहा दोस्तों भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन है? क्या है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन है? तो याद रखें दोस्तों इसका राइट आंसर हम मार्क करेंगे, वह है दोस्तों हमारा दिल्ली। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? हम मार्क करेंगे दिल्ली, ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है, तो याद रखिए इसका सही आंसर दोस्तों मार्क करेंगे, वह है हमारा दिल्ली। कह रहा है प्रश्न में उल्लिखित संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, यद्यपि समस्त संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक क्षेत्रफल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यदि प्रश्न की बात करें दोस्तों तो कह रहा है कि प्रश्न में उल्लिखित संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और यद्यपि समस्त संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे।
यहाँ देखें दोस्तों आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं, यहाँ देखेंगे। चलिए दोस्तों 92 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। कई बार पूछा गया प्रश्न है तो याद रखें दोस्तों, फिर से देखें। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, तो सही आंसर मार्क करेंगे उपर्युक्त में से कोई नहीं। किस वाद में दोस्तों, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दोस्तों भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। क्या है, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, तो याद रखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में हमारा दोस्तों भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। जबकि दोस्तों यहाँ देखें इंदिरा साहनीवाद की बात करें तो यह पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। क्या है, इंदिरा साहनीवाद की बात करें दोस्तों तो यह हमारा पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। दोस्तों यदि बात करें शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकारवाद की तो यह संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकारवाद की बात करें तो यह संविधान संशोधन से संबंधित है। और दोस्तों रुदल शाह का वाद दोस्तों संवैधानिक अधिकार उल्लंघन से संबंधित है, ठीक है। इस तीनों पॉइंट को भी याद रखिए कि इंदिरा साहनीवाद की बात करें तो पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। रुदल शाहवाद की बात करें तो यह संवैधानिक अधिकार उल्लंघन से संबंधित है। क्या है, रुदल शाहवाद की बात करें तो संवैधानिक अधिकार उल्लंघन से संबंधित है, जबकि शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकारवाद की बात करें तो संविधान संशोधन से संबंधित है। क्या है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकारवाद की बात करें तो संविधान संशोधन से संबंधित है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए दोस्तों यहां क्या कह रहा है देखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहां देखें ध्यानपूर्वक, कह रहा है कि किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह दोस्तों सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। फिर देखिए, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। क्या है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में यानी कि दोस्तों मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट क्या करता है, प्राप्त करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। आगे के पॉइंट ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे प्रश्न दोस्तों हमारी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। चलिए 94 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश दोस्तों हमारा बना था कब, यह बना था हमारा 1953 में। इस पॉइंट को याद रखिए। हरियाणा कब बना था दोस्तों, तो याद रखिए हरियाणा बना था हमारा 1966 में, ठीक है। फिर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, याद रखें तो हिमाचल प्रदेश बना था दोस्तों 1971 में, और सिक्किम बना था दोस्तों हमारा 1975 में। फिर देखिए आंध्र प्रदेश दोस्तों हमारा गठित किया गया था 1953 में, हरियाणा दोस्तों बनाया गया था 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, और सिक्किम हमारा 1975 में। क्या है, आंध्र प्रदेश दोस्तों बनाया गया था 1953 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, और सिक्किम दोस्तों हमारा 1975 में। तो दोस्तों सही सीरीज हो जाएगा, वह है दोस्तों हमारा कौन, वह हो जाएगा दोस्तों 1, 3, 2 और 4। क्या है, 1, 3, 2 और 4 सही आंसर ऑप्शन बी हम मार्क करेंगे। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश दोस्तों बनाया गया था 1953 में, हरियाणा दोस्तों बनाया गया था 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, और सिक्किम दोस्तों 1975 में। आंध्र प्रदेश 1953 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, सिक्किम 1975 में। आंध्र प्रदेश 1953 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, और सिक्किम दोस्तों 1975 में। आंध्र प्रदेश 1953 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, और सिक्किम 1975 में। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी 1, 3, 2 और 4। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे क्या कह रहा है हमारा, ठीक है।
95 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर? मार्क करेंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। ठीक है, क्या है, कह रहा दोस्तों कि भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारा क्या है, भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा दोस्तों, सारे प्रश्न हमारे परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि दोस्तों पूर्व वर्षों के जो PYQ होते हैं यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आगामी दोस्तों परीक्षाओं में हूबहू रिपीट कर जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को देखेंगे। 96 नंबर प्रश्न हमारा पहला प्रश्न होगा। इंडियन इकोनॉमी का हरा सूचकांक विकसित किया गया है? तो याद रखें दोस्तों, विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्या है, यानी कि ग्रीन इंडेक्स दोस्तों हमारा विकसित किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, हरा सूचकांक या ग्रीन इंडेक्स निवेशकों को उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार करने वाली कंपनियों की कार्बन दक्षता का पता लगाने की सुविधा प्रदान करने हेतु विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया एक पर्यावरण अनुकूल स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। क्या है, कह रहा दोस्तों हरा सूचकांक विकसित किया गया है? तो याद रखें विश्व बैंक द्वारा। कह रहा हरा सूचकांक या ग्रीन इंडेक्स निवेशकों को उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार करने वाली कंपनियों की कार्बन दक्षता का पता लगाने की सुविधा प्रदान करने हेतु विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया एक पर्यावरण अनुकूल स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। ठीक है, 97 नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी एवं मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमानित है? तो याद रखें दोस्तों 4.0% इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी एवं मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमानित है? तो याद रखें 4.0%। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी एवं मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमानित है? तो याद रखें दोस्तों 4.0% इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और 98 नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए यहाँ देखें क्या कह रहा है हमारा। 98 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। खाद्य उत्पादन वृद्धि हम सभी लोग जानते हैं, इसको हम सुमेल करेंगे दोस्तों किससे? खाद्य उत्पादन वृद्धि को सुमेल करेंगे दोस्तों हरित क्रांति से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन को दोस्तों सुमेल करेंगे हम श्वेत क्रांति से। ठीक है, फिर दोस्तों हम मत्स्य पालन को सुमेल करेंगे दोस्तों नीली क्रांति से, और दोस्तों उर्वरक को सुमेल करेंगे दोस्तों भूरी क्रांति से। क्रांतियां दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट प्रश्न हमारी क्रांतियों से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए एक बार और देखेंगे। खाद्य उत्पादन वृद्धि दोस्तों हरित क्रांति से, दुग्ध उत्पादन दोस्तों श्वेत क्रांति से, और दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित है दोस्तों हमारे वर्गीस कुरियन। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित है दोस्तों हमारे वर्गीस कुरियन। ठीक है, इस पॉइंट को, जिसको हम लोग अपने भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भी जानते हैं, वर्गीस कुरियन को, जिन्होंने दोस्तों अमूल की भी स्थापना में हमारा सहयोग किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दुग्ध उत्पादन दोस्तों हो जाएगा श्वेत क्रांति से। मत्स्य पालन दोस्तों स्थापित हमारा मत्स्य पालन को हम सुमेल करेंगे नीली क्रांति से, और उर्वरक को सुमेल करेंगे भूरी क्रांति से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। खाद्य उत्पादन वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन दोस्तों श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति, उर्वरक हमारी भूरी क्रांति। ठीक है, खाद्य उत्पादन वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति, उर्वरक हमारी भूरी क्रांति। ठीक है, तो सही आंसर क्या मार्क करेंगे? ऑप्शन ए, यानी कि 1, 3, 2 और 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। खाद्य उत्पादन वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन हमारे श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति, उर्वरक हमारी भूरी क्रांति। ठीक है, जितनी भी क्रांतियां यहाँ दी गई हैं सबको हम एक बार देखेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। खाद्य उत्पादन वृद्धि दोस्तों हमारा हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति, उर्वरक हमारी भूरी क्रांति। स्वर्ण क्रांति की बात करें दोस्तों तो फल उत्पादन से संबंधित है हमारा स्वर्ण क्रांति। ठीक है, काली क्रांति दोस्तों हमारा हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन से। गुलाबी क्रांति दोस्तों हो जाएगा हमारा झींगा उत्पादन से। दोस्तों गोल क्रांति हो जाएगा हमारा आलू उत्पादन से। क्या है? गोल क्रांति हो जाएगा दोस्तों आलू उत्पादन से। रजत क्रांति हो जाएगा दोस्तों हमारा अंडा या पोल्ट्री उत्पादन से। और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से। ठीक है, फिर देखिए स्वर्ण क्रांति हो जाएगा दोस्तों फल उत्पादन से। काली क्रांति हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन से। गुलाबी क्रांति हो जाएगा झींगा उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा या पोल्ट्री उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए क्या है हमारा स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा या पोल्ट्री उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से।
फिर देखिए स्वर्ण क्रांति दोस्तों फल उत्पादन से, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा या पोल्ट्री उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से। ठीक है, फिर देखिए स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा या पोल्ट्री उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से। ठीक है, स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा या पोल्ट्री उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों ट्राइसेम एक कार्यक्रम है जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। योजना को 1979 में लॉन्च किया गया था, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है दोस्तों ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करके स्वरोजगार के लिए कुशल बनाना है। ठीक है, इसे लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों युवाओं में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग बेरोजगारी की समस्या का निदान करना। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा और सही आंसर हम मार्क करेंगे, वह है दोस्तों हमारा ग्रामीण विकास का। ठीक है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, ठीक है, याद रखिएगा ग्रामीण विकास का, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और यह योजना 1979 में स्टार्ट की गई थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखें ट्राइसेम एक कार्यक्रम है दोस्तों किसका, ग्रामीण विकास का। चलिए आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए दोस्तों देखेंगे क्या कह रहा है हमारा 100वां नंबर प्रश्न। ठीक है, ध्यानपूर्वक यहां देखिए। चलिए दोस्तों 100वें नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है हमारा 100वां नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार होगा, तो याद रखें दोस्तों 1000 बिलियन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, 1000 बिलियन। फिर देखें सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार होगा, तो याद रखें दोस्तों क्या है, 1000 बिलियन। और यह भी याद रखें कि दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल 2012 से 31 मार्च 2017 तक था। क्या है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल 2012 से 31 मार्च 2017 तक था, और 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार 1000 बिलियन था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि विजन 2020 फॉर इंडिया संबंधित है, तो याद रखें दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। ठीक है, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है, तो याद रखें दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है, आर्थिक विकास से। विजन 2020 फॉर इंडिया भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज है जो भारत को वर्ष 2020 तक दोस्तों विकसित राष्ट्र बनाने से संबंधित था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, और विजन 2020 फॉर इंडिया भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज है जो भारत को वर्ष 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने से संबंधित था। इसका उद्देश्य था दोस्तों एक निश्चित समय सीमा के अंदर गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा स्थिति में सुधार करना, ताकि गरीबी रेखा के कलंक को पूरी तरह से समाज से मिटाया जा सके। ठीक है, तो याद रखें विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। क्या रहा दोस्तों हमारा 102वां नंबर प्रश्न की निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, तो याद रखें दोस्तों नक्श से कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या है दोस्तों, विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, तो याद रखिए दोस्तों नक्श से बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा यानी कि दोस्तों क्या है, विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी हमारा संबंधित है, तो याद रखिए दोस्तों नक्श से बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, फिर देखिए निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, तो ऑप्शन बी नक्श से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 103वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011 से 12 में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में थी, तो याद रखें दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्या है, कह रहा है योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में थी, तो याद रखें उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में थी, तो याद रखें उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। यहाँ देखेंगे 104वां नंबर प्रश्न, ध्यानपूर्वक देखते रहें। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन
भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण यानी कि नोडल एजेंसी है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण यानी कि दोस्तों नोडल एजेंसी है? तो इस पॉइंट को याद रखिए, ये योजना आयोग दोस्तों। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसके स्थान पर दोस्तों अब नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। ठीक है, 1 जनवरी 2015 से, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण यानी कि नोडल एजेंसी है? तो याद रखिए योजना आयोग। यहां देखें 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग के द्वारा क्या प्रतिस्थापित कर दिया गया है। और हमारे दोस्तों नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? वह होते हैं प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण यानी कि नोडल एजेंसी है? तो याद रखिए दोस्तों योजना आयोग इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि प्लानिंग कमीशन। लेकिन दोस्तों वर्तमान की बात करें तो 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, और दोस्तों जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह भी दोस्तों याद रखिएगा, कई बार प्रश्न या परीक्षाओं में पूछा गया है। कह रहा है ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? तो याद रखें दोस्तों हमारा नाबार्ड के अधीन। क्या है, फिर से देखें कि ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? तो याद रखें दोस्तों नाबार्ड के अधीन। ठीक है, राज्य सरकारों व राज्य के स्वामित्व वाले निगमों से क्या है, राज्य सरकारों व राज्य के स्वामित्व वाले निगमों में मृदा संरक्षण, जल सेट प्रबंधन, ग्रामीण बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाएं एवं सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु नाबार्ड के अंतर्गत ग्रामीण अवस्थापना कोष, ठीक है, याद रखिएगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की गई है, जिसे हम लोग RIDF के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? तो याद रखें दोस्तों नाबार्ड इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? तो याद रखें दोस्तों नाबार्ड। ठीक है, यहाँ देखें राज्य सरकारों व राज्य के स्वामित्व वाले निगमों में मृदा संरक्षण, जलसेट प्रबंधन, ग्रामीण बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाएं एवं सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु नाबार्ड के अंतर्गत ग्रामीण अवस्थापना कोष यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की गई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, नाबार्ड हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमारा ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? तो याद रखें दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा नाबार्ड, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवारमन समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ हमारे। ठीक है, 106 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान को हम लोगों ने स्टार्ट किया था दोस्तों, कब हुआ है? 2001 में। ठीक है, फिर दोस्तों कह रहा है साक्षर भारत। तो साक्षर भारत को दोस्तों हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2009 में। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा 1987 में। और दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को हम लोगों ने स्टार्ट किया था दोस्तों, वह है 1988 में। इंपॉर्टेंट है, कई बार हम रिपीट करेंगे। यहाँ देखें दोस्तों आंसर हम मार्क करेंगे 3, 4, 1 और 2। ठीक है, फिर देखिए सर्व शिक्षा अभियान को दोस्तों हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2001 में। क्या है, सर्व शिक्षा अभियान को स्टार्ट किया था दोस्तों हम लोगों ने 2001 में। ठीक है, साक्षर भारत को दोस्तों हम लोगों ने कब स्टार्ट किया था? तो साक्षर भारत को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, याद रखिएगा दोस्तों, वह है हमारा 2009 में। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को 1987 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को 1988 में। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान को दोस्तों 2001 में, साक्षर भारत को हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को 1987 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को 1988 में। ठीक है, फिर देखिए सर्व शिक्षा अभियान को दोस्तों 2001 में, साक्षर भारत को दोस्तों 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को 1987 में और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को 1988 में। ठीक है, फिर देखिए सर्व शिक्षा अभियान को दोस्तों 2001 में, साक्षर भारत को 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को 1987 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को 1988 में। फिर देखिए सर्व शिक्षा अभियान को दोस्तों 2001 में, साक्षर भारत को दोस्तों 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को 1987 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को 1988 में। फिर देखिए सर्व शिक्षा अभियान को 2001 में, साक्षर भारत को दोस्तों 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को 1987 में और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को दोस्तों 1988 में। तो इस पॉइंट को दोस्तों आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। और चले दोस्तों बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। ठीक है, हमारे चैनल की तरफ से दोस्तों अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको कोशिश की जाएगी। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। 107 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है हमारा 107 नंबर प्रश्न। सारे प्रश्न दोस्तों आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें।
चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है दोस्तों, जनसंख्या एवं नगरीकरण। ठीक है, जनसंख्या एवं नगरीकरण के प्रश्नों को अब हम देखेंगे। ठीक है, 107 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। दोस्तों क्या है, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। तो याद रखें दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों पाकिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। तो याद रखिए दोस्तों, पाकिस्तान इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, दक्षिण एशिया हिमालय के दक्षिणी भाग में आने वाले देश क्या है, दक्षिण एशिया हिमालय के दक्षिणी भाग में आने वाले देश और उसके आसपास वाले क्षेत्र आते हैं। क्या है, दक्षिण एशिया में दोस्तों हिमालय के दक्षिणी भाग में आने वाले देश और उसके आसपास के वाले क्षेत्र आते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मालदीव, इन देशों में से पाकिस्तान दोस्तों सर्वाधिक नगरीकृत देश है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। तो याद रखें दोस्तों, हमारा पाकिस्तान दक्षिण एशिया हिमालय के दक्षिणी भाग में आने वाले देश और उसके आसपास वाले क्षेत्र आते हैं। जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मालदीव, इन देशों में से पाकिस्तान दोस्तों सर्वाधिक नगरीकृत देश है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसका बाकी बचा हुआ जो पार्ट है, एक छोटी सी वीडियो ला के दोस्तों हम पूरी तरीके से यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2014 के प्रश्न को भी कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उपदेशा क्लासेस 91 को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। और तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।